गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैटर के बारे में आपको डिस्कस किया है मैंने। फिजिकल मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर्स का मैंने आपको स्टडी कराया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग आपको स्टडी कराया है और मैटर के बाद जो दूसरा टॉपिक मैंने आपको स्टडी कराया है वो टॉपिक था यूनिट कन्वर्जन का। बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको स्टडी कराए हैं और जो यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको स्टडी कराए उसमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया है। और जब हम लोग एक यूनिट के लिए दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जब हम लोग एक यूनिट के लिए दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग यूनिट कन्वर्जन कहते हैं। आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इस चैप्टर में एक नई टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल जो आपको प्रोवाइड होगा, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूला को, जो भी आयनिक कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करते हैं उन सबके फॉर्मूला के लिए, और जो भी कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग स्टडी करते हैं उन सबके फॉर्मूला के लिए एलिमेंट्स का परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में आपसे डिस्कशन होना है। देखिए, किसी भी कंपाउंड्स में अगर आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें उसका कंपोजिशन जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो कंपाउंड हम लोग को प्रोवाइड की गई है उस कंपाउंड्स की कंपोजिशन क्या है। जैसे मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास है, Na2CO3 है और ये सोडियम कार्बोनेट हम लोग के पास अवेलेबल है। इस सोडियम कार्बोनेट में 2 रेशियो में तो Na प्रेजेंट है और 1 रेशियो में कार्बन प्रेजेंट है और 3 रेशियो में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हमें बताना है कि इसमें सोडियम कितने परसेंट है, कार्बन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, और इन तीनों का जो परसेंटेज वैल्यू होगा, इन तीनों का जो परसेंटेज वैल्यू होगा उसका एडिशन जो है वो 100 आना चाहिए। और इन तीनों के परसेंटेज वैल्यू का एडिशन 100 आता है तो हमारा जो एलिमेंट्स परसेंटेज है वो एकदम एक्यूरेट है। अब एक बात हम लोग को ध्यान रखनी है, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर या किसी भी फॉर्मूला में अगर आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है एलिमेंट्स परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स अपॉन mass of मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमेंट परसेंटेज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट्स आपके पास है इसकी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है। उस एलिमेंट्स की परसेंटेज इसकी फाइंड आउट करना है, उसका आपको एटॉमिक वेट लगाना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कंपाउंड्स आपके पास अवेलेबल है उस कंपाउंड्स की मोलर मास हम लोग को फाइंड आउट करनी है। अब इसको आपको हम लोग कुछ एग्जांपल के हेल्प से आपको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल हम लोग आपको देते हैं। ये हमारे पास है एग्जांपल NH2 CONH2। इसमें हम लोगों के लिए, वैसे हम लोग इसे यूरिया बोलते हैं, यूरिया है, और इस यूरिया में हम लोगों के लिए नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई हम लोगों के लिए? नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एलिमेंट्स परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब एलिमेंट्स परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को पहले एलिमेंट्स का वेट फाइंड आउट करना है। तो आपको बताना है एटॉमिक वेट्स ऑफ N इक्वल टू नाइट्रोजन इक्वल टू, भाई नाइट्रोजन तो एक है, 2 नाइट्रोजन हमारे पास है
तो 14 प्लस 14 दोनों का हो जाएगा ऐड करने के बाद 28। तो ये आपका 28 हो गया भाई। अब क्या चाहिए हम लोगों को? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट चाहिए हम लोगों के लिए, या मोलर मास हम लोग को चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू यूरिया है, यूरिया में होता है 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, इन सबको ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा भाई। अगर हम लोग इसके एलिमेंट्स परसेंटेज को फाइंड करेंगे, ये हम लोग एलिमेंट परसेंटेज में लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एन इन NH2 CuNH2, ये आपका हो जाएगा भाई 28 इंटू 100 अपॉन 60। इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज निकालना है तो, और इस सबको सॉर्ट आउट करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 280 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 46.66%। देखा होगा आपने, जो यूरिया का बैग हम लोग परचेज करते हैं, या यूरिया का जो 50 kg बैग आता है, उसके ऊपर लिखा होता है N इक्वल टू 46.66%, N इक्वल टू 46.66%। तो ये इसी तरह से लिखा होता है, ऐसे हम लोग परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं और बताता हूं आप लोगों के लिए। जिससे मेरे पास लिखा हुआ है C6H12O6, ये ग्लूकोज है हम लोगों के पास, और इस ग्लूकोज में हम लोगों के लिए कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ये जो है हम लोगों के पास ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। कैसे हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे? तो पहले तो हम लोग एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 का मतलब हो जाएगा आपका 6 इंटू 12 इक्वल टू 72। तो इसका जो एटॉमिक वेट है एलिमेंट्स का, तो आप बताएंगे एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 6 इंटू 12, ये भाई हमारा 72 हो जाएगा। और जब हमारा 72 हो जाएगा तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मींस क्या है, कितना कार्बन है आपके पास? 72 कार्बन है आपके पास, 12 हाइड्रोजन आपके पास है, 1 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 96 हम लोगों के पास है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे, देख लीजिएगा आप ऐड करने के बाद 180 हो जाएगा। और जैसे 180 होगा तो आपके पास एलिमेंट्स मास भी अवेलेबल है, या एलिमेंट वेट भी आपके पास अवेलेबल है, और आपके पास मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अवेलेबल है। इन दोनों के एप्लीकेशन अगर हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 72 इंटू 100 अपॉन 180। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हम लोग 40% के अप्रोक्स आ जाएगा भाई, 40% के अप्रोक्स आ जाएगा। तो देखिए ग्लूकोज में कार्बन की जो परसेंटेज है वो 40 है, ग्लूकोज में कार्बन की जो परसेंटेज है वो 40 है। ऐसे हम लोग हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन की परसेंटेज को भी फाइंड कर सकते हैं। और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट हमारे पास अवेलेबल है, और सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है
वो Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3 है। मान लीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट में हमें फाइंड करना है कितने परसेंट कार्बन अवेलेबल है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, अगर हम सोडियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें एलिमेंट्स का वेट निकालना है। तो आपको बताना है एटॉमिक वेट्स ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 और एक हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 106 होता है। कैसे होता है ये हम आपको समझा देते हैं। अभी हमारे पास दो सोडियम है, एक का 33 होता है, दो का 46 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है भाई, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 48 हो जाएगा। इन सबको आप ऐड करेंगे ये आपका हो जाएगा 106। तो कार्बन का परसेंटेज भी आपके पास है और सोडियम कार्बोनेट का कार्बन का वेट भी आपके पास है। कार्बन का एटॉमिक वेट भी हम लोगों ने निकाल लिया है और सोडियम कार्बोनेट में मोलर मास भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो इन सबको अगर हम लोग अप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? परसेंटेज ऑफ कार्बन C इक्वल टू 12/106 इंटू 100। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 11.03% आ जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? कार्बन की परसेंटेज को भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी कंपाउंड्स में अगर हम लोग परसेंटेज को फाइंड करेंगे तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको सॉल्व हो गई होगी, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम इस बात में नहीं होगी। कोई भी कंपाउंड अगर आज के बाद प्रोवाइड किया जाएगा और उस कंपाउंड्स में आपको परसेंटेज फाइंड करना है, कोई भी कंपाउंड अगर आपके बाद प्रोवाइड किया जाएगा उस कंपाउंड्स में अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है एलिमेंट्स का, तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? दो चीजों की रिक्वायरमेंट हम लोगों के पास होने वाली है। एक तो हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट होगी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट की और एक मोलर मास की। अगर दो चीज हम लोग को पता होंगी तो हम लोग परसेंट को बहुत इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक नई टॉपिक हम लोग आपको डिस्कस करते हैं और ये जो हमारा नया टॉपिक है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग करेंगे। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन टर्म क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन जो टर्म है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मीन्स है कंपाउंड्स का आपस में कंबाइन होना, एलिमेंट्स का आपस में कंबाइन होना। किसी भी कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की जो रेशियो होती है वो एक सर्टेन रेशियो होती है। अनसर्टेन रेशियो में हम लोग एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट किसी भी कंपाउंड में नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी कभी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने से पहले, जब भी कभी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो बैलेंस है या नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए कुछ रूल्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी भाई। जो रूल्स केमिकल रिएक्शन की स्टडी में आपकी हेल्प करेंगे, जो रूल्स केमिकल स्टडी में, केमिकल रिएक्शन की स्टडी में आपकी हेल्प करेंगे, उन रूल्स को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन लॉ को मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं। 4 से 5 लॉ आपको स्टडी कराए जाएंगे 9th क्लास में। इन सबका शॉर्ट स्टडी आप लोगों ने किया है, लेकिन आप जब मैं आपको इसे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो बहुत डिटेल में मैं आपको इसे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखिए फर्स्ट लॉ की बात करेंगे आपसे आज, और फर्स्ट लॉ की बात जब आपसे करेंगे तो सबसे पहला लॉ जब आपको पढ़ाएंगे तो नंबर ए मैंने नोट कर दिया है और ये है लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीन्स क्या है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मीन्स है मास को कंजर्वेट करना। यानी जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास है, उस केमिकल रिएक्शन में दो तरह के सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं भाई। एक तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंस हम लोगों को मिलते हैं, उन सब्सटेंस को भाई हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो लॉ मैं आपको स्टडी कराऊंगा, ये साइंटिस्ट लेवोसियर ने रिप्रेजेंट किया है। ये साइंटिस्ट लेवोसियर ने रिप्रेजेंट किया है। और लेवोसियर ने अपने कंसेप्ट में क्या बताया? उसने कुछ रिएक्शन की स्टडी दी। जैसे मैं एक रिएक्शन आपको बता रहा हूं, मेरे पास लिखा हुआ है रिएक्शन नंबर फर्स्ट मेरे पास है। मैंने सिल्वर नाइट्रेट आपको लिया है AgNO3, और इस AgNO3 मैंने ऐड किया है HCl। इसको जब मैंने ऐड किया है तो ये बना हम लोगों के पास AgCl, और AgCl के बाद HNO3। इसका स्टेट सॉलिड है, इसका स्टेट लिक्विड है, इसका स्टेट सॉलिड है, इसका स्टेट लिक्विड है। देखिए, इसका जो मोलर मास है AgNO3 का, वो 170 होता है। HCl का जो मोलर मास है वो 36.5 होता है। AgCl का जो मोलर मास है वो 143.5 होता है, और HNO3 का जो मोलर मास है वो 63 होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मोलर मास को आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 206.5। अगर हम लोग इन दोनों मोलर मास को आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 206.5। दूसरा आपको बताना है, रिएक्शन में आपको लिख रहा हूं। रिएक्शन हमारे पास है NaOH प्लस HCl, रिवर्स एरो NaCl प्लस HCl। देखिए, यहां पर जो NaOH है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, HCl लिक्विड फॉर्म के अंदर है, NaCl सॉलिड फॉर्म के अंदर है, H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो यहां पर NaOH का जो वेट है वो 40 है, HCl का जो वेट है वो 36.5 है, NaCl का जो वेट है वो 58.5 है, और H2O का जो वेट है वो 18 है। अगर हम लोग इसे सॉर्ट आउट करेंगे, इन दोनों के मास को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 76.5 हो जाएगा। इन दोनों के मास को हम लोग ऐड कर देंगे, ये भी कितना हो जाएगा भाई? 76.5 हो जाएगा। एक और रिएक्शन मैं नोट कर रहा हूं, ये रिएक्शन नंबर 3 है जो मैं लिख रहा हूं भाई। और थर्ड रिएक्शन हम लोगों के पास ये है, मैंने आपको NH4OH दिया है। NH4OH में हम लोगों ने क्या काम किया है? H2SO4 को ऐड किया है, और जब हम लोग H2SO4 को ऐड करेंगे तो ये भी सॉल्टिफिकेशन का रिएक्शन है, रिवर्स होगा। इसलिए तो ये वाला भाई सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, इससे बन जाता है 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2H2O। ये लिक्विड है, ये सॉलिड। मोलर मास हम लगाएंगे तो इसका 70 हो जाएगा भाई दोनों का। ये हो जाएगा 2 × 35। H2SO4 का 98 होता है। अमोनियम सल्फेट का कितना हो जाएगा भाई? अमोनियम सल्फेट का मोलर मास अगर हम लोग चेक करेंगे तो आपके पास NH4 और SO4 है। नाइट्रोजन का 28 लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन का 8 लगा देंगे, और S का 32
ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 48 और 80 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 88, ये आपका हो जाएगा 96 और 20 कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। एक बार दोबारा से ऐड कर लेते हैं, 48 और 30 80 हो गया है, 88 हो गया है, 80 और 20 कितना हो गया भाई 116 हो गया, 116 हो गया भाई। और H2 कितना होता है भाई 18 होता है, 2 into 18 हो जाएगा। अगर हम दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, जैसे इस वाले दोनों मास को हम लोग इससे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 to 98, 7 to 98 को हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई 168 हो जाएगा भाई, 168 हो जाएगा। और देखिए यहां पर अमोनियम सल्फेट को इसको ऐड करेंगे 36 के लिए और 160 के लिए हम लोग ऐड करते हैं, ये तो पढ़ो हमारा सॉरी 64 लग रहा है, 64 और 32 और 8 ये हो जाएगा 28, 64, 32 और 8, ये हमारे पास है 4 वैल्यू, तो 12 और 14 2 हो गया, 4 और 6 10 और 13 132, ये बेटा 132 लगेगा ना। इनको आपस में अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 168 अब चेक करते हैं। देखो जो स्टडी हमने की है उसके लिए दोबारा से देखिएगा, पहले वाले रिएक्शन में दोनों कंपाउंड रिएक्टेंट है, दूसरी वाले रिएक्शन में ये दोनों कंपाउंड रिएक्टेंट है, इस वाले रिएक्शन में ये दोनों कंपाउंड रिएक्टेंट है, इस वाले रिएक्शन में ये दोनों कंपाउंड रिएक्टेंट है, इस वाले रिएक्शन में इस वाले रिएक्शन में दोनों कंपाउंड रिएक्टेंट है, ये दोनों कंपाउंड प्रोडक्ट है। देखिए जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस आफ्टर केमिकल रिएक्शन आते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये भी रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और इनमें सब में कॉमन बात है भाई, कॉमन बात है रिएक्टेंट की जो मास वैल्यू है वो प्रोडक्ट की मास वैल्यू के इक्वल है, रिएक्टेंट की जो मास वैल्यू है वो प्रोडक्ट की मास वैल्यू के इक्वल है, रिएक्टेंट की जो मास वैल्यू है वो प्रोडक्ट की मास वैल्यू के इक्वल है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की मास वैल्यू किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की मास वैल्यू ऑलवेज प्रोडक्ट की मास वैल्यू के इक्वल होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की मास वैल्यू ऑलवेज प्रोडक्ट की मास वैल्यू के इक्वल होती है। यही कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है, जिसे साइंटिस्ट लैवोसियर ने दिया था। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये दोनों तरफ का मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर आना चाहिए। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की मास वैल्यू प्रोडक्ट की मास वैल्यू के बराबर नहीं आती है तो आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। तो मैंने केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो नेक्स्ट लॉ को मैं आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू।